हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ पर मॉस्को में आयोजित भव्य सैन्य परेड में हिस्सा लेंगे रक्षा मंत्री। दोनों देशों में रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर होगी बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लद्दाख के हालात पर की उच्च स्तरीय बैठक में सशस्त्र बलों को एलएसी पर चीन की सेना के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए दी गई पूरी छूट। दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को बताया स्वास्थ्य सुरक्षा का पासपोर्ट। दुनिया को स्वस्थ बनाने के लिए सभी से योग करने का किया आग्रह। योग अपनाने के लिए श्रीलंका और भूटान के नेताओं का भी जताया आभार। दिल्ली में कोरोना संकट से निपटने के लिए कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से होगा परिसीमन। स्थिति की समीक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने की उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक। कोरोना से निपटने के लिए अब तक किए गए इंतजामों और कोविड-19 प्रबंधन पर हुई बातचीत। भारत में कोरोना से रिकवरी की दर बढ़कर हुई 55.77%। अब तक 2,37,195 मरीजों ने दी कोरोना को मात। देश में अब 1,74,387 सक्रिय मामले। संक्रमण से देश में अब तक 13,699 लोगों की मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना से सर्वाधिक 1,83,000 नए मरीज आए सामने। संक्रमितों की संख्या 89,28,000 के पार। 4,67,000 से ज्यादा लोगों की मौत। सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 22,79,000 के ऊपर। वहीं ब्राजील में 50,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए, जहां वो दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक भव्य सैन्य परेड में भाग लेंगे। ये सैन्य परेड मॉस्को में आयोजित होगी। और रूस रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट किया और अपनी यात्रा की जानकारी दी और उम्मीद जताई कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वो मॉस्को में 75वें विजय दिवस परेड में भी शामिल होंगे। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, रक्षा मंत्री रूस के 3 दिन के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वो दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ में हिस्सा लेंगे। लेकिन इस दौरान कितना अहम मानी जा रही है ये 3 दिन की यात्रा? बिल्कुल तेजिंदा, देखिए अगर हम खास तौर पर देखें रक्षा मंत्री की पूरी दुनिया में कोरोना फैला है और इसी वक्त में जब रूस की तरफ से रक्षा मंत्री को इनवाइट किया जाता है और वो यहाँ से जाते हैं, तो जाहिर तौर पे ये अपने आप में बिल्कुल बयान कर देता है कि भारत और रूस के रिश्ते किस कदर एक दूसरे के करीब, किस तरह जो है बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री यहाँ से जो विक्ट्री डे परेड है उसमें हिस्सा लेंगे। खास बात इसके अलावा अगर हम बात करें तेजिंदर, तो जो विक्ट्री डे परेड के अलावा जो अपने जो काउंटर पार्ट हैं उनके साथ भी मीटिंग करेंगे कि किस तरीके से जो भारत और रूस के बीच जो रक्षा का क्षेत्र है उसको किससे और ज्यादा व्यापक बनाया जा सके। जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। दोनों देशों के बीच में जो एक एनवायरनमेंट है उसको लेकर बेहतरी कैसे और बनाई जा सकती है। और खास बात ये भी तेजिंदर कि जिस तरीके से कोरोना काल में जो इकोनॉमीज हैं वो मंदी की तरफ बढ़ रही है, तो उसमें दोनों देश मिलकर आखिर कैसे इस मंदी से बचने के तरीके सोच सकते हैं। और खास तौर पर अगर रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किस तरीके से जो रशियन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भारत के लिए एक अहम जो स्ट्रैटेजिक चीजें हैं वो कैसे बेहतर साबित हो सकती है। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन खास पर अगर विक्ट्री डे की हम बात करें तेजिंदर, तो विक्ट्री डे में
ब्रिटिश इंडिया के तहत भी भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा अहम योगदान दिया था। पूरी शिद्दत के साथ जो लड़ाई लड़ी थी, और खास बात है कि इस जो युद्ध में करीब 87,000 से ज्यादा जो भारतीय जो जवान थे उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, और करीब 34,000 से ज्यादा जो भारतीय थे वो घायल हुए थे। और मेन जो बैटल है उसमें लड़ाई के साथ ही जो सप्लाई चेन थी सोवियत के लिए उसको बनाए रखने में बहुत खासा योगदान दिया था। तो जाहिर तौर पर सोवियत में जो भारतीय सैनिक हैं या भारत है उसके लिए एक खास अहम है। और जब रक्षा मंत्री वहां होंगे, विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेंगे, और जब दोनों देश जो विक्ट्री डे को सेलिब्रेट करेंगे तो जाहिर तौर पर एक जो संबंध है वो और बेहतरी की ओर बढ़ेंगे। तेजिंदर, सुधीर, अगर भारत और रूस के रिश्तों की बात की जाए तो लंबे समय से हम देखा है किस तरह से रणनीतिक साझेदारी रही है और उसी को बढ़ाने की भी बात हो रही है, किस तरह से उसे और मजबूत करना है। कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें ये दोनों देश इस रणनीतिक साझेदारी को और आगे ले जा सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो तेजिंदर भारत और रूस के बीच लगभग बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें पहले से ही बहुत ज्यादा जो साझेदारी है बहुत बेहतरी की तरफ पहले से बढ़ रही है। लेकिन अगर हम खास तौर से रक्षा मंत्री की इस यात्रा की बात करें तो रक्षा क्षेत्र एक ऐसा खास तौर पर है, क्योंकि रक्षा मंत्री है के तौर पर राजनाथ सिंह जा रहे हैं, तो दोनों जो रक्षा मंत्री हैं भारत और रूस के रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर भारत आया जाए, किस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत भारत में जो प्रोडक्शन है उसको आगे बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी को लेकर भारत आगे बढ़े। दूसरे कुछ क्षेत्र में तेजिंदर भारत टेक्नोलॉजी में अगुआ है। स्पेस की अगर हम बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो पूरी दुनिया में महारत रखता है, लेकिन डिफेंस के मामले में धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है। तो वो कदम कितनी तेजी से और आगे बढ़ सकते हैं, रूस उसमें हमारा साझेदार बन सकता है। स्टार्टअप्स की बात करें, अगर डिफेंस के क्षेत्र में स्टार्टअप्स हैं उनको लेकर एक बेहतर माहौल किस तरीके से मिल सके, ये सारे काफी मुद्दे होंगे। ओवरऑल सिनेरियो की अगर हम बात करें तेजिंदर, तो खास तौर पर जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो कैसे और आगे बढ़ सकती है, इसको लेकर चर्चा होगी। सुधीर, भारत और चीन के बीच जो पिछले दिनों LAC को लेकर जिस तरह से विवाद या चर्चा देखने को मिली है, क्या लगता है कि जिस तरीके के संबंध भारत के रूस के साथ हैं और चीन और रूस के संबंधों की भी बात की जाए तो इस मौके पर ये मुद्दा भी उठ सकता है, इस मुद्दे के बारे में भी वहां पर चर्चा हो सकती है? जाहिर तौर पर देखिए तेजिंदर, जब दोनों रक्षा मंत्री एक साथ होंगे तो जो डिफरेंट बायलैटरल इश्यूज हैं और जो रीजनल इशू है उस पर चर्चा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी, और क्योंकि रूस पहले ही इस मामले में भारत का जो समर्थन है वो पहले कर चुका है, और खास तौर पर ये भी अपील की गई है कि दोनों देश जो है वो संयम बनाए रखे। बिल्कुल रक्षा मंत्री जब वहाँ होंगे जो अपने काउंटर पार्ट हैं उनके साथ बात करेंगे तो जो डिफरेंट रीजनल इश्यूज हैं उन पर चर्चा होगी, वर्ल्ड अफेयर्स पर चर्चा होगी। और खास तौर पर तेजिंदर, यहाँ अगर हम LAC की बात करें तो LAC पर भारत पहले ही जो अपना व्यू है जो पूरी दुनिया के सामने रख चुका है कि हम नहीं चाहते हैं कि तनाव आगे बढ़े, लेकिन हम अपनी जमीन का एक हिस्सा किसी को नहीं, 1 इंच हिस्सा भी किसी को नहीं देंगे, अपने स्थान पर हम बने रहेंगे, हम नहीं चाहते हैं। और भारत ने पहले भी इसकी पूरी स्थिति क्लियर की है कि अप्रैल से पहले की जो स्टेटस को की स्थिति है वो पूरी तरह से बरकरार रहनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से रक्षा मंत्री जब वहां होंगे तो रूस के सामने जो हमारा जो नजरिया है वो पूरी बेहतरी से एक बार विस्तारित तरीके से रखा जा सकेगा। और क्योंकि भारत और रूस की का जो सहयोग है वो बहुत लंबा, बहुत पुराना एक टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है, तो जाहिर तौर पर उम्मीद है कि जो रूस है वो हमारी जो चीजें हैं, हमारे जो कंसर्न है उसको समझेगा। जी सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिन के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, और रूस रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ लद्दाख में हालात पर विस्तृत चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की और सशस्त्र बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने की पूरी छूट दी। सीमा विवाद के मद्देनजर सुरक्षा बलों को पूर्वी लद्दाख और अन्य सेक्टर में चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया है। बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। उन्होंने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी, सीमा, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।
इसी बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर किसी भी चीनी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों को देखते हुए ही वायुसेना ने लद्दाख क्षेत्र में हवाई गश्त बढ़ा दी है। और इसी बीच दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के वेरीनाग कापरान वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने इलाके में 2-3 आतंकवादियों को घेर रखा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। मुठभेड़ पर और जैसे जैसे जानकारी मिलती रहेगी हम अपडेट करते रहेंगे। भारत के खिलाफ अपनी नापाक गतिविधियों को जारी रखते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। डीडी न्यूज को दी गई जानकारी के अनुसार तड़के करीब 3:30 और 5:30 बजे पुंछ और राजौरी के सीमावर्ती जिलों में भारत की अग्रिम चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी का सहारा लिया गया। पाकिस्तान की ओर से पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के साथ कृष्णा घाटी सेक्टर और राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट और नागरिक इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। फिलहाल सीमावर्ती इलाकों में तैनात भारतीय जवान पाक गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। भारतीय पक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जम्मू से हमारे संवाददाता रमेश रैना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, जिस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है, क्या अपडेट्स हैं? तजिंदर जी, ऐसा सुबह जब पाकिस्तान ने पुंछ में कृष्णा घाटी में कोई तकरीबन 3:30 बजे सवेरे सवेरे फायरिंग शुरू कर दी, तो हमारे जो भारतीय जवान थे वो उनने तुरंत उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। वो तकरीबन 2 घंटे तक गोलीबारी चलती रही। उसके बाद तकरीबन 5:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने दूसरी बार अभी आप रजौरी पे एक नौशेरा सेक्टर है, वहां पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। मॉर्टर के गोले दागे, तो लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तानी फायरिंग का भारतीय फौजों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, हमारे एक जवान है वो शहीद हो गए हैं रजौरी इसमें नौशेरा सेक्टर में। मतलब वहां से पाकिस्तानी सेना ने जो गोलीबारी कर दी, यहाँ से हमारी सेना भी उसका जवाब दे रहे थे, लेकिन एक शैल आया उन पे, हमारे जो जवान वहां पर थे तो उनको लगे और वो उनके वहां पर शहीद हो गए। और अभी भी रुक के गोलाबारी हो रही है। और यहाँ पर ये भी खबर आ रही है कि दूसरा जवान भी वो भी जख्मी हो गए, लेकिन अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन एक जवान है पूरी तरह से वो शहीद हो गया था। और ये पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है, ये लगातार ये संघर्ष विराम का उल्लंघन इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर आप देखें कि पिछले इस वर्ष में हमारे सुरक्षा बलों ने जो पाकिस्तान की शय पर जो हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चलाया जा रहा है, उसकी मतलब उसके में जो बड़े चोटी के जो कमांडर थे उनको मार गिराया। तकरीबन 100 से ज्यादा ये थे उग्रवादी थे, टेररिस्ट थे, उनको हमने मार दिया, हमारे सुरक्षा बल ने मार दिया। उसमें बड़े बड़े चोटी के उनके कमांडर थे। और पाकिस्तान का ये प्रयास है कि वो ये जो उग्रवाद है उसको जारी रखते हुए उसकी कोशिश है कि वो वहां से इस तरफ अपने कुछ वो ट्रेंड उग्रवादी यहाँ भेजे इस गोलीबारी की आड़ में। लेकिन हर बार उसको भारतीय सेना की तरफ से मुखी खानी पड़ रही है। जी रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अपनी नापाक हरकतों से अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। और मिजोरम में आज सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र मिजोरम के चंपई में बताया जा रहा है। भूकंप से किसी तरह का कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मुख्यमंत्री से बात की है। पीएम ने खुद ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी और कहा कि उन्होंने मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा से बात की और हालात की जानकारी ली, साथ ही केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है।
रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया भर में लोगों ने योग की अहमियत को समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि दुनिया भर में लोगों ने योग दिवस को अत्यधिक जोश के साथ चिन्हित किया है। इस वर्ष की थीम के अनुरूप लोगों ने घर पर और अपने परिवारों के साथ योग दिवस को चिन्हित किया और योग का अभ्यास करते रहें और एक स्वस्थ ग्रह बनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पत्नी सोफी ट्रूडो की योग के प्रति लगन की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा, योग के साथ साथ योग दिवस के समर्थन के लिए श्रीमती सोफी ट्रूडो को धन्यवाद। श्रीमती ट्रूडो के शब्द योग को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। प्रधानमंत्री ने योग के प्रति सच्ची निष्ठा दिखाने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति और श्रीलंका के लोगों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा, योग स्वास्थ्य सुरक्षा का पासपोर्ट है। पीएम ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का योग के प्रति आग्रह देखकर खुशी जताई और योग को अपनाने के लिए श्रीलंका के लोगों का धन्यवाद देते हुए कहा कि इसके कई लाभ हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने योग के प्रति उत्साह दिखाने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री और लोगों की भी सराहना की। ट्वीट के माध्यम से दिए गए संदेश में प्रधानमंत्री ने योग के प्रति उत्साह दिखाने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे त्शरिंग और भूटान के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि वो योग के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभों पर पूरी तरह सहमत हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज विचार करेगा। याचिकाओं में कहा गया है कि जगन्नाथ यात्रा को केवल पुरी में निकालने की अनुमति मिले। याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि यात्रा निकालने और पूजा के लिए लाखों की संख्या में ना सही लेकिन सीमित संख्या में लोगों को इजाजत मिले और यह भी भरोसा दिलाया गया है कि सभी कोरोना संकट से बचाव के मद्देनजर सभी सरकारी गाइडलाइंस और आपसी दूरी का पूरा ध्यान रखेंगे। इसी बीच ओडिशा सरकार ने रविवार को कहा कि वो श्रद्धालुओं के एकत्रित हुए बगैर जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव के अनुरोध पर कानूनी रूप से अनुकूल कदम उठाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के चलते इस साल यात्रा पर रोक लगा दी है। दिल्ली में कोरोना संकट से निपटने के लिए कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से परिसीमन होगा। कल ये अहम फैसला लिया गया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में दिल्ली में कोविड-19 की कंटेनमेंट रणनीति पर बात हुई। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से परिसीमन करने, उसका सख्ती से निगरानी करने और उस पर नियंत्रण के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ आरोग्य सेतु की मदद से संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटाइन करना, कंटेनमेंट जोन के बाहर भी प्रत्येक घर का सूचीकरण और निगरानी, दिल्ली में संक्रमण के फैलाव जांचने के लिए सेरोलॉजिकल सर्वे में 27 जून से 10 जुलाई के बीच 20,000 लोगों की सैंपल टेस्टिंग और फिर उसके बाद नतीजों के आधार पर व्यापक रणनीति बनाने की बात कही गई है। रिपोर्ट में योजना की मंजूरी से लेकर टीमों के गठन और जमीनी स्तर पर कार्रवाई के लिए समय सारणी भी तय की गई है। गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस रणनीति को लागू करने की सलाह दी है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि दिल्ली सरकार हर मृतक के संबंध में परिस्थितियों का आकलन करे, तो साथ ही प्रत्येक मृत्यु की जानकारी केंद्र को मिले। दिल्ली में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ मिलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से राजधानी में कोरोना के संकट से निपटने के लिए रणनीति बना रहे हैं, वो आगे चलकर काफी कारगर साबित होगी। जो तैयारी मैं समझता हूं गृह मंत्री जी दिल्ली के लिए कर रहे हैं, वो देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के साथ मिल करके इसका एक बड़ा रिजल्ट दिल्ली को मिलेगा। और हमारी कोशिश है कि हम दिल्ली को कोविड स्पेशल हॉस्पिटल तुरंत दें ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज एक बार फिर कोविड-19 की भारत में क्या स्थिति है, इसकी जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक अब तक 2,37,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वाले लोगों की दर बढ़कर 55.77% पर पहुंच गई है। अभी करीब 1,74,000 से ज्यादा मरीज संक्रमित हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
केंद्र सरकार लगातार टेस्टिंग लैब की क्षमता बढ़ा रही है। देश में टोटल लैब की संख्या 981 हो गई है, जिनमें सरकारी लैब की संख्या 722 और निजी लैब की संख्या 259 है। वंदे भारत मिशन के तहत किर्गिस्तान में फंसे यात्री आज विशेष विमान से इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर पहुंचे। किर्गिस्तान के बिश्केक एयरपोर्ट से रवाना हुई ये उड़ान नई दिल्ली होते हुए इंदौर आई थी। इस फ्लाइट में विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी थे। विशेष विमान से दिल्ली में 23 यात्री उतरे, जबकि 125 यात्री इंदौर एयरपोर्ट पर उतरे। इन सभी यात्रियों को अब उनके संबंधित जिलों में क्वारंटाइन किया जाएगा। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए और कहा कि कोरोना से सभी का बचाव और सुरक्षा प्राथमिकता है। भारतीय नौसेना का जहाज ऐरावत कल शाम माले से 198 भारतीय यात्रियों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन के लिए रवाना हो गया। कोरोना संकट में विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत ऐरावत को काम में लगाया गया है। ऐरावत जहाज 20 जून को माले पहुंचा था, जिसके बाद सभी यात्रियों का मेडिकल चेकअप किया गया। दिल्ली एनसीआर के इलाके में आज सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। इसे मानसून के पहले की बारिश कहा जा रहा है। पिछले 2 दिनों से यहां झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही थी, जिससे थोड़ी राहत मिली है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने शहर में मानसून आने तक रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञों ने मौसम की अनुकूलता को देखते हुए 25 जून तक दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में मानसून प्रवेश की उम्मीद जताई है। बहरहाल आज हुई बारिश के कारण दिल्ली के तमाम इलाकों में पानी भरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बीते 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के 1,83,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन में संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों के दौरान ब्राजील में संक्रमण के 54,771 केस सामने आए हैं। अमेरिका में 36,617 और भारत में 15,400 से अधिक नए केस मिले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार व्यापक परीक्षण के साथ साथ संक्रमण में फैलाव की वजह से नए मामलों की संख्या बढ़ रही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 217 देशों में 89,28,000 से ज्यादा लोग चपेट में आ चुके हैं कोरोना वायरस के। दुनिया भर में 4,67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में 22,79,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें करीब 1,19,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के मामले में ब्राजील दूसरे स्थान पर है, जहां कुल मामले 10 लाख से अधिक हो चुके हैं। वहीं 2 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देशों में रूस, भारत, ब्रिटेन, स्पेन, पेरू, इटली, चिली और ईरान शामिल हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में सप्ताह के आखिर में बड़ी मात्रा में कोरोना वायरस के परीक्षण किए गए। बीजिंग के कुछ हिस्सों में परीक्षण के लिए लंबी कतारें देखी गईं। बीते शुक्रवार को बीजिंग में कोरोना के 27 नए मामले और शनिवार को 26 नए मामले सामने आए थे। वहीं शहर के अधिकारी रेस्टोरेंट, खाद्य सेवा प्रदाताओं और दुकानदारों सहित लाखों लोगों की कोविड-19 जांच कर रहे हैं। बीजिंग में 11 से 20 जून तक कोरोना के 227 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। स्पेन ने अपनी आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के प्रयास के तहत अपनी सीमा पर्यटकों के लिए फिर से खोल दी है। स्पेन में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू किया गया राष्ट्रीय आपातकाल 3 महीने बाद खत्म हो गया है। सरकार ने देश में 14 मार्च को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, जिसके खत्म होने के बाद स्पेन वासी अब पूरे देश में कहीं भी फिर से स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। हाल के सप्ताहों में लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दी गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में खिताब की ओर बढ़ रही लिवरपूल के मार्च को रविवार को मामूली ठहराव देखना पड़ा। दरअसल रविवार को टीम का सामना एवर्टन से हुआ, जहां मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर खत्म हुआ। यह मैच गुडिसन पार्क में खेला गया। 103 दिन के बाद
प्रतियोगी मैच में उतरी लिवरपूल की टीम के खेल में पहले हाफ में काफी कमी दिखाई दी। हालांकि एवर्टन भी कुछ खास खेल नहीं दिखा सकी। अमूमन दूसरे हाफ में भी दोनों ही टीमों का खेल इसी तरह दिखाई दिया, जहां दोनों ही ओर से कई मौकों पर अच्छे मूव्स बने, लेकिन उसका वो फायदा नहीं उठा पाए। टीम अब गुरुवार को क्रिस्टल पैलेस से भिड़ेगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।